नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की छोटी-मोटी जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, हमारे आज के चर्चा का विषय है एक ऐसा कानून जिसने हमारे देश के न सिर्फ वर्तमान स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि इसने हमारे संवैधानिक ढांचे को भी बहुत गहरे ढंग से प्रभावित किया है। यह विषय है नागरिकता संशोधन कानून 2019, जिसे हम CAA 2019 के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस विषय को थोड़ी गहराई में जानते हैं और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये CAA क्या है, ये क्या प्रावधान प्रस्तुत करता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि CAA 2019 ही क्या पहला बार संशोधन किया गया है या इसके पहले भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहले भी कोई संशोधन हुए हैं। तो हम इन सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में चर्चा करेंगे और दोस्तों इसी कारण आज का वीडियो का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी आप सबसे इसलिए ये गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लीगल जानकारी युक्त वीडियोस इसी प्रकार मिलते रहें। इसके अलावा चूंकि आज हमारे देश में इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, काफी लोग इसके या तो पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय प्रकट कर रहे हैं और न सिर्फ राय प्रकट कर रहे हैं बल्कि इससे समाज में एक प्रकार का भेदभाव भी उत्पन्न हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसका अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने पर लगी हुई हैं। जो एंटी गवर्नमेंट पार्टीज हैं वो इसका खुलकर विरोध कर रही हैं और इसे किसी खास कम्युनिटी के अगेंस्ट बता रही हैं और इस पर बहुत सारे भ्रामक प्रचार भी कर रही हैं। तो इन भ्रामक प्रचारों से मुझे लगता है कि हमें बचने की जरूरत है और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इस कानून की परफेक्ट जानकारी अगर सभी लोगों को हो जाए तो ये अति उत्तम स्थिति होगी। तो इस कारण से भी मैंने इस सब्जेक्ट मैटर को चुना अपने वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, चूंकि ये CAA का सब्जेक्ट नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे देश में नागरिकता से संबंध में क्या कानून है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो हमारा संविधान नागरिकता के संबंध में क्या लॉ प्रोवाइड करता है, आइए इसे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 to 11 तक में सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें खासकर आर्टिकल 11 संसद को यह पावर प्रोवाइड करता है कि वो नागरिकता के संबंध में कोई कानून बना सकती है। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 5 वैसे लोगों को नागरिकता देने के संबंध में बात करता है जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माता पिता में से कम कोई एक भारत में जन्मा हो या जो 1947 के पहले से भारत में रह रहे हो यानी निवास कर रहे हो। ऐसे लोगों को भारतीय संविधान भारत का नागरिक होने का हक प्रदान करता है। आर्टिकल 6 एवं 7 देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए हुए लोगों या भारत से पाकिस्तान माइग्रेट किए हुए वैसे लोग जो वापस इंडिया आ जाते हैं 19 जुलाई 1948 के पहले, तो उनको नागरिकता देने के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 8 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विदेशों में बस गए उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है। तो वहीं आर्टिकल 9 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति वॉलंटरली किसी दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है तब वो अपनी भारतीय नागरिकता जो उसने आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 या आर्टिकल 8 के अंतर्गत एक्वायर की होगी वो खो देगा। आर्टिकल 10 ये बताता है कि यदि व्यक्ति एक बार किसी भी तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाए। उसी प्रकार आर्टिकल 11
स्टेट्स को ये एम्पावर करता है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। और दोस्तों, इसी आर्टिकल 11 का उपयोग करते हुए भारतीय संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। और इसी एक्ट में जो 2019 में जो संशोधन हुए हैं, उसे लेकर ही इतनी चर्चाएं गर्म है। किंतु सवाल ये उठता है कि क्या सिटीजनशिप एक्ट 1955 में केवल 2019 में ही संशोधन हुए, इसके पहले कभी कोई संशोधन नहीं हुआ है? दोस्तों, इसके पहले भी 5-6 बार इसके संशोधन हो चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोविजंस उस वक्त के देश काल एवं परिस्थिति के आधार पर डाला गया, किंतु वो सारे प्रोविजंस जस्टिफाइड लगे क्योंकि वो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर थे और इसका कोई पॉलिटिकल विरोध नहीं हुआ। 2019 वाले प्रोविजंस का पॉलिटिकल विरोध होने के कई कारण हैं, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे, किंतु उसके पहले हम ये समझते हैं कि 2019 के पहले और कितनी बार हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का संशोधन हुआ है। तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट 1986 में हुआ था, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है, और जिसमें लेजिस्लेचर ने ये क्लियर कर दिया कि अब केवल जन्म के आधार पर ही सिटीजनशिप दिया जाएगा, अर्थात जो व्यक्ति भारत में अगर पैदा हुआ है उसे ही भारतीय सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 के नाम से जानते हैं, और इसमें उन लोगों को भी इसका बेनिफिट दिया गया जो भारतीय नागरिकों के बच्चे थे, अर्थात वैसे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, तो उन्हें भी भारतीय सिटीजन होने का हक प्रदान किया गया। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था क्योंकि इसी में एनआरसी की स्थापना की गई थी, अर्थात नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की स्थापना की गई, और इसमें भारतीय नागरिक एवं अवैध प्रवासियों के बीच डिफरेंस पहचानने के लिए भारतीय नागरिकों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात पर जोर दिया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि केवल किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने पर ही किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं दे दी जाएगी, बल्कि उसे और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आता है। इसमें ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय ओरिजिन वाले विदेशी नागरिकों को ओसीआई कार्ड देने की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें कुछ विशेष अधिकार एवं सुविधाएं भारत में मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 2015 में हुआ था, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 कहते हैं, और इसमें पीआईओ कार्ड धारकों यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले लोगों को ओसीआई कार्ड में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई, जिससे उनके सुविधाओं में कुछ और इजाफा हुआ। और इसके बाद आता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो आज विवादों के घेरे में है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, इसके क्या प्रावधान है, और आखिर ये क्यों विवाद के घेरे में है। CAA 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 12 दिसंबर 2019 को पास हुआ हमारी संसद के द्वारा, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए वैसे शरणार्थी जिनको रिलीजन के आधार पर वहां परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, और जो वहां होने वाले परसिक्यूशन से तंग आकर किसी प्रकार भारत में आकर रह गए हों और दिसंबर 2014 से लगातार भारत में रह रहे हैं, और साथ ही साथ वह भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देने के बारे में इसमें प्रावधान बनाए गए। इस अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे लोगों के लिए प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन की भी व्यवस्था की गई, और इसके लिए जो टाइम लिमिट पहले 11 ईयर था उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। इस प्रोविजन के अंतर्गत इन देशों से आने वाले 6 रिलीजन के लोगों, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पर्शियन एवं ईसाई शामिल थे, इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा,
और इनको या तो सिटीजनशिप दे दिया जाएगा या इनका नेचुरलाइजेशन कर दिया जाएगा एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। दोस्तों ये तो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के मुख्य प्रोविजन, जिसके आधार पर ऐसे लोगों का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर वहां से भागकर भारत आकर बस गए हों, 2014 दिसंबर के पहले से बसे हुए हों, यानी मोर देन 5 ईयर का पीरियड इन्होंने बिता लिया हो भारत में, और जो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने के संबंध में एक्सप्लेनेशन। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विवादों की। जब से यह प्रोविजन लागू हुआ है तब से लगातार यह विवादों में है। इसका पॉलिटिकल विरोध तो फिर भी चलो बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना हित देखती हैं, और मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इसका अदरवाइज भी जो विरोध हो रहा है उसका क्या लीगल पहलू है, मैं उस पर जरूर जाना चाहूंगा। तो आइए देखते हैं कि किन किन आधार पर इस अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हो रहा है। तो सबसे पहली आलोचना जो हो रही है इस अमेंडमेंट एक्ट की, वो है धार्मिक भेदभाव का आधार। दोस्तों इसके आलोचकों का मानना है कि ये अमेंडमेंट एक्ट धार्मिक रूप से भेदभाव कर रहा है, और मुस्लिम्स को चूंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए यह क्लियरली आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एवं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। जो दूसरा इसमें कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो ये है कि इसमें एनआरसी से जोड़ने की जो संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर भी लोग काफी वहम के शिकार हैं और डरे हुए हैं। इन आलोचकों का मानना है कि यदि इस अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी से जोड़ दिया गया तो कई लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ ही सीएए का विरोध कई जगहों पर हुआ और इसे कई लोगों ने असंवैधानिक भी कहा है। तो इसका मतलब कि यह संविधान के पर्सपेक्ट में इसके विरोध हुए। तो जहां संविधान के पर्सपेक्ट में जब इसका विरोध हो रहा है, तो बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल मेरा यह काम है कि इसके लीगल वैलिडिटी की समीक्षा करके आप तक एक स्पष्ट संदेश दूं कि क्या यह वैलिड है या नहीं है। तो इसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये सीएए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में कई याचिकाएं फाइल की गई हैं। उन याचिकाओं में जो तर्क दिया जा रहा है वो यही है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर धर्मनिरपेक्षता है उसका भी ये उल्लंघन कर रहा है। यानी एक तरह से कहें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी ये चैलेंज कर रहा है। इस प्रकार का तर्क इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, किंतु उसके विरोध में सरकार का तर्क यह है कि यह अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न को कर्टेल करने की कोशिश करता है, अर्थात ऐसे लोग जो इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे उन्हें एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सरकार को चूंकि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, और इस अधिकार का हनन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। तो इन ग्राउंड्स के आधार पर इस अधिनियम को डिफेंड भी किया जा रहा है। अब फाइनली इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है, ये तो जैसे जैसे इन केसेस के डिस्पोजल्स होते चले जाएंगे वो पता चलेगा। किंतु मुझे ये लगता है कि सीएए को लाकर सरकार ने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि सबसे पहली बात कि जहां तक आर्टिकल 14 के उल्लंघन की बात है, तो यहां मैं ये बता दूं कि इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने का पर्पस ही इन 3 कंट्रीज के परसिक्यूटेड क्लास को चुनना था। अब आप बताइए कि इन तीनों कंट्रीज में बहुसंख्यक जनसंख्या किन की है? ऑब्वियसली मुस्लिम्स की। अब मुस्लिम कंट्री में अगर मुस्लिम्स को परसिक्यूटेड समझना, ये मेरे ख्याल से कहीं से भी रीजनेबल नहीं लगता है। और इसी कारण ये जो 6 कम्युनिटीज चुना गया उसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया, और इसमें कोई अदरवाइज पॉलिटिकल मंशा नहीं है।
और चूंकि आर्टिकल 11 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, तो जब तक ये सरकार मेजॉरिटी में है और संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई एक्ट बनाती है, तो उसे चैलेंज करना सही नहीं, जब तक कि कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो। इसके अलावा 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो एलिजिबल पर्सन है, अगर उनका टोटल नंबर देखा जाए तो 31 या 32 हजार के आसपास है इनका नंबर। तो इतने कम लोगों को अगर किसी पॉलिसी के अंतर्गत देश की नागरिकता मिल जा रही है, तो इसको केवल पॉलिटिकल गेन या लॉस के आधार पर चैलेंज करना मेरे हिसाब से रीजनेबल नहीं लगता है। और बाकी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो खैर अपनी जाने, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, ना ही मैं इस पर कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। ये मेरी अपनी राय थी और अपनी राय प्रकट करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। उसके जितने पहलुओं को मैं टच कर सका मैंने किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे लीगल टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं, और इसीलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आपकी भी कोई लीगल समस्या है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर उसका आंसर करूं, तो अपनी समस्याओं को मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर या तो वीडियो बना दूं या एटलीस्ट उनका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी CAA 2019 एवं संविधान के प्रावधानों पर हमारी आज की चर्चा। यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और इसीलिए इसके प्रावधानों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, ताकि इसके विभिन्न पहलुओं पर एक ओपिनियन कायम हो सके। आशा करता हूं कि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।